बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपोजिशन ऑफ क्रोमोज़ोम आज का टॉपिक है। असल में ये एक ही लेक्चर था जिसको वीडियो की लेंथ से बचने के लिए दो हिस्सों में तकसीम किया। इससे पहले हमने क्रोमोज़ोम की मॉर्फोलॉजी डिस्कस की है। अब क्रोमोज़ोम की कंपोजिशन देखते हैं कि ये किस चीज़ से बना है। कंपोजिशन का सिंपल मतलब है कोई चीज़ किन मटेरियल से बनी है। तो सबसे पहले अगर इसमें हम दो बड़े मॉलिक्यूल के हवाले से बात करें तो क्रोमोज़ोम डीएनए और प्रोटीन से बना है, और यहाँ जो प्रोटीन इस्तेमाल हुए हैं उनको हिस्टोन्स कहा जाता है। हिस्टोन्स ये गोल टाइप के या ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, और रिसर्चर्स ने या साइंसदानों ने बड़ी मेहनत के बाद सालों लगा के अपनी ज़िंदगियाँ लगा के ये बात हम तक पहुँचाई है कि ये हिस्टोन्स और प्रोटीन्स आपस में किस तरह से मिलते हैं और उनके किस तरह से मिलने से क्या शक्ल बनती है सॉरी क्या काम करते हैं वगैरह वगैरह। ये सारी हम चीज़ें देखेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन है। अगर क्रोमोज़ोम डीएनए और प्रोटीन से बना है तो ये एक दूसरे के साथ किस तरह से हैं, इनको मालूम करने से पहले एक और चीज़ कि इस क्रोमोज़ोम में 40% डीएनए होता है और 60% प्रोटीन्स होते हैं। तो ये भी बड़ी अजीब बात है। डीएनए मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस है, प्रोटीन्स सपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए है, यानी काम करने वाला मॉलिक्यूल डीएनए है और उसकी सपोर्ट करने वाले ये प्रोटीन्स हैं। तो सपोर्ट करने वाले 60% और जो काम करने वाला वो 40%। तो ऐसा क्यों है ये याद रखना। जिस तरह एक प्राइम मिनिस्टर है, फ़र्ज़ करें किसी मुल्क का, कहीं सफ़र में होता है तो उसके साथ कई लोग कई गाड़ियों में साथ होते हैं, तो जो अहम तरीन आदमी है वो तो एक है, कम है तादाद में, और उसकी मदद करने वाले, असिस्ट करने वाले, सिक्योरिटी देने वाले ज़्यादा हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही मामला है। इन अ डिवाइडिंग सेल ईच क्रोमोज़ोम इज़ डुप्लिकेटेड कंसिस्ट्स ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। इनका बार बार जिक्र हो चुका है। एक क्रोमोज़ोम आमतौर पर इस तरह से पाया जाता है, लेकिन एक अगर सेल डिवाइड हो रहा हो तो ये इंटरफेज़ के एस फेज़ में डुप्लिकेट हो चुका होता है, और अब इसकी शक्ल ये है डुप्लिकेट होने के बाद। तो ये बीच में जिस जगह से जुड़ा हुआ है ये सेंट्रोमेयर है, और पूरे को तो आप डुप्लिकेटेड क्रोमोज़ोम कहते हैं, लेकिन इसके एक पार्ट को आप क्रोमेटिड कहते हैं। अब ये बात हुई कि एक डिवाइडिंग सेल में क्रोमोज़ोम 2 क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है, और ये दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे की हूबहू कॉपियाँ होती हैं जो एक ही सेंट्रोमेयर से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ऐसी क्रोमेटिड्स को सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त ये क्रोमोज़ोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल है। अब यहाँ एक और चीज़ आपको बताना है, पहले ये डिस्कशन कर लें हम। मैंने पहले भी कहा था कि इंसान के एक सेल के अंदर 46 क्रोमोज़ोम्स हैं, और ये 46 के 46 क्रोमोज़ोम एक ही साइज़ के नहीं हैं। शुरू का जो पेयर ऑफ क्रोमोज़ोम है वो सबसे लंबा है, उसके बाद वाला उससे मामूली सा छोटा है, उससे बाद वाला उससे छोटा, यानी एक तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में ये मौजूद है, और आखिरी जो पेयर है वो आमतौर पर सबसे छोटा होता है। इनमें से साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया है कि अगर हमारे सेल में देखा जाए तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोज़ोम है। 23 में जो दरमियानी 12वें नंबर का होगा वो तकरीबन दरमियानी साइज़ का होगा। ऐसे एक क्रोमोज़ोम में जितना डीएनए है उस डीएनए की लेंथ तकरीबन 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर विजिबल वो है तकरीबन 2.5 इंच के बराबर, इतना सारा, इतना लंबा है ये। अब ये इसके अगर न्यूक्लियोटाइड्स की गिनती की जाए तो तकरीबन 140 मिलियन है न्यूक्लियोटाइड इस एक डीएनए में। यानी सेल के अंदर 46 क्रोमोज़ोम, उन 46 में दरमियानी साइज़ के एक क्रोमोज़ोम में मौजूद डीएनए का साइज़ 5 सेंटीमीटर, और उसमें न्यूक्लियोटाइड्स की तादाद 140 मिलियन है।
ये बहुत बड़ी तादाद है। और ऐसे 46 क्रोमोसोम को आपने एक ऐसे सेल के अंदर रखना है जो हमें नज़र नहीं आता है, इतना छोटा है कि ये सेल माइक्रोमीटर में नापा जाता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस उससे भी छोटा है, और उस छोटे से न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम रखे जाने हैं, जिनका सिर्फ डीएनए 5 सेंटीमीटर लंबा है। तो इतने बड़े ह्यूज मॉलिक्यूल को इस छोटी सी जगह पर कैसे रखा जाए? जाहिर है इसके लिए फिर स्पेशल टाइप की पैकिंग की ज़रूरत है, और ये पैकिंग कुदरत ही कर सकती है। तो कैसे कर रही है कुदरत ये पैकिंग कैसे करती है कि ये सारे क्रोमोसोम बआसानी अंदर आ सकें? यही हमने अब देखना है इससे आगे। The DNA and histones combine together to form अब आगाज़ हो चुका है, पैकिंग का आगाज़ हो चुका है। मैं एक झलक दिखा दूं, फिर मैं वापस ले आता हूं आपको इधर। ये है एक झलक, ये देखें डीएनए और ये न्यूक्लियोसोम्स। इन न्यूक्लियोसोम की पैकिंग, कॉइलिंग, स्पिनिंग वगैरह होते होते ये क्रोमोसोम बन गया है। अब इन क्रोमोसोम्स को इधर ये सेल दिखाया गया है, सेल का ये न्यूक्लियस दिखाया गया है, इसके अंदर पैक करना है। तो ये पैकिंग सारी कैसे होती है, इसी को हमने एक एक करके डिस्कस करना है ज़ीरो से। सबसे पहले हमने कंपोजिशन मालूम की, और अब ये पैकिंग कैसे होती है ये आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले DNA and histone combine together to form a conjugated molecule called nucleosome। सबसे पहले conjugated का मतलब समझ लें। आप जानते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की 4-5 बड़ी कैटेगरीज हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और विटामिन्स वगैरह। ये क्लासेस या कैटेगरीज हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरीज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक नई कम्बिनेशन बनाते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो क्रोमोसोम के अंदर 2 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, एक डीएनए है और आपके इल्म में है डीएनए इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, लेकिन ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल आमतौर पर सीधा नहीं होता, बल्कि ये इस तरह से हेलिकल फॉर्म में होता है। ये है आपका डीएनए, इसको जहन में रखें। जबकि प्रोटीन्स 2 तरह के हो सकते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। यहाँ जिन प्रोटीन का जिक्र है क्रोमोसोम में मौजूद हिस्टोन्स, वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, गोल गोल इस तरह के। और ऐसे गोल प्रोटीन्स की 5 अक़साम हैं। 5 मतलब ये है 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंट टाइप्स के हिस्टोन्स मौजूद हैं। अब इन्होंने मिलना है, कंबाइन होना है। तो कैसे? न्यूक्लियोसोम मेंटेन्स शेप, ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये देख लें। ये फ़र्ज़ करें हिस्टोन्स हैं, 5 में से 4 टाइप के हिस्टोन्स इकट्ठे होते हैं। एक हिस्टोन का पेयर, दूसरे हिस्टोन का पेयर, तीसरे हिस्टोन का पेयर और चौथे हिस्टोन का पेयर। तो हिस्टोन की 4 अक़साम, लेकिन मॉलिक्यूल्स 8 इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद इनके गिर्द डीएनए जो कि लंबा मॉलिक्यूल है, 2 दफ़ा इनके गिर्द लिपटता है ऐसे। डीएनए कॉइल्स अराउंड दिस ग्रुप ऑफ हिस्टोन्स ट्वाइस, और अब इनके मिलने से ये जो स्ट्रक्चर बनी है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। इसको न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। अब आप देखें इस न्यूक्लियोसोम में ये बाहर डीएनए है और अंदर ये सारे प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन्स। तो हिस्टोन एक क्लास है, डीएनए दूसरी क्लास है। जब ये दोनों मिले तो एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल वजूद में आया जिसको हमने न्यूक्लियोसोम कहा। अब ये खुलता क्यों नहीं है? वाई दिस नॉट ओपन्स? गिरह लगी क्यों होती है?
तो उसकी वजह ये बताई गई है कि डीएनए में फास्फोरस होता है और फास्फोरस यूजुअली नेगेटिवली चार्ज है। तो इस फास्फोरस की कसरत की वजह से डीएनए ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल बन जाता है। जबकि जितने भी प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड्स से बनते हैं और हिस्टोन भी अमाइनो एसिड्स में है। हिस्टोन्स में अमाइनो एसिड की अक्सरियत पॉजिटिवली चार्ज है, लिहाजा ओवरऑल हिस्टोन्स में भी चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। तो जब एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल और एक पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो दे विल रिमेन इंटेक्ट, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकेंगे। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हिस्टोन और डीएनए न्यूक्लियोसोम की जगह पर एक साथ क्यों रहते हैं, अलग क्यों नहीं होते। तो अलग ना होने की वजह, यानी इन दोनों को बाउंड करके रखने वाली चीज़ इनके डिफरेंट चार्जेस हैं, दोनों के इंटरफेस या सेल साइकिल डीएनए एंड हिस्टोन डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। इसका मतलब ये जो इस तरह से बन गया था सिलसिला, ये हिस्टोन्स और ये मिले हुए थे, तो ये खुल जाते हैं। खुलने के बाद ये डबल हो जाते हैं। डबल होने के बाद ये अपनी कॉपी बनाते हैं, रेप्लिकेशन हो जाती है इनकी। और जब रेप्लिकेशन हो जाती है तो अगले मरहले में ये फिर रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 or 3 or even 5 phases। ये और रीऑर्गेनाइज कैसे हुए अब, यानी इस फेज़ में जब ये एक दूसरे से अलग हुए थे तो उसके बाद ये रीऑर्गेनाइज कैसे हुए, किस तरह से पैकिंग शुरू हुई, कंडेंसेशन कैसे हुई कि वो सेल के अंदर आ सकें, ये हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैंने आपको पहले भी इसका थोड़ा जिक्र किया था। सबसे पहले ये मरहला है, उसके बाद ये मरहला है, उसके बाद ये है, आखिरी मरहला, चौथा मरहला ये है। इसकी तरफ फिर आएंगे हम। पहला मरहला न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग ये है, यानी सबसे पहला स्टेप न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग फॉर्मेशन है। इसमें जो हमने लिखा है वो इस तरह से है। पहला आपको बताया था कि डीएनए इस तरह का मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल मॉलिक्यूल, और जो प्रोटीन्स हैं वो इस तरह से हैं, हिस्टोन्स। मैंने आपको बताया था ये 5 तरह के हैं सारे ग्लोब्यूलर। अब ये अरेंजमेंट कैसे होती है, इनमें से सबसे पहले 4 टाइप के हिस्टोन्स पेयर बनाकर, 4 टाइप के हिस्टोन्स, हर एक के 2-2, तो टोटल 8 हिस्टोन्स इकट्ठे हो जाते हैं। इनके मजमुए को, यानी हिस्टोन्स के मजमुए को कोर पार्टिकल कहा जाता है। कोर पार्टिकल इकट्ठे हुए। अभी एक प्रोटीन नहीं है इधर, याद रखना है। 5 थे, 2 3 4 5, इनमें से 4 तो इधर आ गए हैं, 1 2 3 4, हर एक के 2-2, एक अभी अलग है। बहरहाल ये 4 पेयर्स ऑफ हिस्टोन्स इकट्ठे हुए, इनको कोर पार्टिकल कहा जाता है। इनके गिर्द अब डीएनए 2 दफ़ा लिपटता है। ये हुआ आपका डीएनए, और इसके अंदर जो थे वो हिस्टोन्स। तो पहले भी आपको बता दिया था मैंने, ये दोनों मिले तो क्या बन गया, एक न्यूक्लियोसोम बन गया। और जो 5वां प्रोटीन था, 5वां प्रोटीन वो बीच में कहीं होता है, जिसके गिर्द डीएनए एक चक्कर लगाकर आगे बढ़ता है। इस प्रोटीन को लिंकर हिस्टोन कहा जाता है, लिंकर हिस्टोन या लिंकर प्रोटीन। और इस लिंकर हिस्टोन और न्यूक्लियोसोम के दरमियान जो खालिस डीएनए है, ये लिंकर डीएनए कहलाता है। बस आप बिजली के तार और खंभों को जहन में रखें। 2 खंभे हैं, उन खंभों को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसोम। इन खंभों को न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं। और 2 खंभों के दरमियान तार को लिंकर डीएनए कहते हैं।
उस तार के बीच में हो सकता है, फ़र्ज़ करें तार झूल रहा हो तो बीच में कोई डंडी फंसाई गई है, वो लिंकर हिस्टोन है। उसके बाद आगे जाकर एक और न्यूक्लियोसोम बनता है। तो इस न्यूक्लियोसोम के गिर्द भी डीएनए इसी तरह से 2 दफ़ा लिपटेगा और एक ख़ास इंटरवल के बाद फिर एक और न्यूक्लियोसोम बनेगा। तो यूँ समझो, एक न्यूक्लियोसोम अगर ये है और दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो इनके गिर्द डीएनए इसके गिर्द 2 चक्कर लगाकर आगे गया है, फिर इसके गिर्द 2 चक्कर लगाकर फिर आगे गया है, और इसी तरह ये सिलसिला है। अब सवाल मैं आपसे ये कह रहा था, इसको तो हमने न्यूक्लियोसोम कहा, जो बीच में डीएनए है इट इज़ कॉल्ड लिंकर डीएनए, और इस लिंकर डीएनए के बीच में जो 5वां प्रोटीन मौजूद है हिस्टोन, उसको लिंकर हिस्टोन कहा जाता है, लिंकर हिस्टोन। इसके बाद एक बहुत ही अहम बात याद रखना है, वो ये है कि न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोसोम के दरमियान का फासला बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, हर 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद एक न्यूक्लियोसोम आता है। इसका मतलब न्यूक्लियोसोम नंबर 1 और न्यूक्लियोसोम नंबर 2 के दरमियान 200 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो न्यूक्लियोसोम नंबर 2 टू न्यूक्लियोसोम नंबर 3 भी 200 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 3 to 4 भी 200 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 4 to आगे। इसको कहते हैं अला हाजल कयास, मीन्स कि देयर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 200 न्यूक्लियोटाइड्स अमंग 2 कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोसोम्स। और इस तरह से ये आगाज़ हो गया इसकी पैकिंग का। अब एक और चीज़ देखने वाली है, वो ये है कि इसकी लेंथ, इसकी थिकनेस क्या है। तो फिलहाल अगर सिर्फ ये इस तरह से आप देखते जाओ तो इस जगह पर इसकी थिकनेस होती है सिर्फ 2 नैनोमीटर्स, क्योंकि डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स के दरमियान का फासला 2 नैनोमीटर है। और जब ये डीएनए और न्यूक्लियोसोम फोल्ड हो जाए इस तरह से कई दफ़ा, फोल्ड होने से इसकी थिकनेस बढ़ेगी। जब इसकी थिकनेस 10 नैनोमीटर हो जाए, 2 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर, तब इसका नाम चेंज हो जाता है। अब इसको सिर्फ डीएनए की स्ट्रैंड या न्यूक्लियोसोम्स नहीं कहते हैं, बल्कि अब इसको न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग कहते हैं, न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। इसका मतलब यह हुआ कि पहले डीएनए जिसकी थिकनेस बहुत कम थी, 2 नैनोमीटर थी, वो जब ये इस तरह से डीएनए था फ़र्ज़ कर लें, ये जब इस तरह से कई दफ़ा फोल्ड हुआ, याद रखना बीच बीच में यहाँ पर हिस्टोन्स भी मौजूद हैं, इन सब के कम्बिनेशन से जब ये थिक हो गया है, अब इसको न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग कहते हैं, जिसकी थिकनेस 2 नैनोमीटर हो चुकी है। यानी अब पैकिंग का सिलसिला चल पड़ा है, पैकिंग होने वाली है। कि शुरू में हमने बताया था ना, एक सवाल पैदा हुआ था कि डीएनए इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, इतने छोटे सेल में और उसके भी न्यूक्लियस के अंदर कई डीएनए के मॉलिक्यूल को कैसे रखा जाता है। तो उसी का इंतज़ाम हो रहा है, ये पैकिंग हो रही है। इसके बाद दूसरा मरहला है, द न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग immediately undergoes further condensation by coil again about its axis। पहले ये हो रही थी इस तरह से फोल्डिंग, अब फोल्डिंग के बाद काफ़ी थिक हो गई, तो अब इसने यूं कॉइल होना शुरू कर दिया है। इस कॉइलिंग के नतीजे में इसकी थिकनेस भी बढ़ गई है और इसकी लेंथ भी शॉर्ट हो गई है। जब ये इस कॉइलिंग के नतीजे में इसकी थिकनेस बढ़कर 30 सेंटीमीटर हो गई है, 30 नैनोमीटर, अब इसको क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। तो देखें, नाम भी बदल रहे हैं साथ साथ। ड्यूरिंग G1 and G2 फेज, क्रोमोसोम इज़ फाउंड इन दिस फॉर्म, दैट इज़ क्रोमेटिन फाइबर। ये G1 और G2 फॉर्म फेजेस आप याद रखें, ये सेल डिवीज़न की तैयारी के फेजेस हैं। असल में G1 में इस हालत में तो था, S फेज़ में ये खुल चुका था,
खुल के शुरू में जो डीएनए बन चुका था, डीएनए वाली हालत थी 2 नैनोमीटर, उसमें चला गया था और एस फेज़ में रेप्लिकेट होने के बाद G2 फेज़ के आते आते ये दोबारा इस मरहले पर पहुंचा है। और अब इस क्रोमेटिन, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, इसके दो रीजन्स हैं। उन दोनों रीजन्स को हम ज़रा सा यूँ दिखाएंगे। मैं पेन दूसरा ले लूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये पैकिंग हुई है इस तरह से, जिस तरह पेन का स्प्रिंग नहीं होता है, इस तरह से। इस पैकिंग के कुछ एरियाज़ वो हैं जो मुस्तकिल तौर पर पैक्ड हो गए हैं, ये कभी नहीं खुलेंगे। इन कभी न खुलने वाले एरियाज़ को हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। और कुछ एरियाज़ हैं जो इस तरह टाइटली पैक्ड नहीं है, जो किसी भी वक्त खुल सकते हैं, उनको यूक्रोमेटिन कहते हैं। तो समझो क्रोमेटिन फाइबर के दो रीजन्स हैं। एक वो एरियाज़ जिसको हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं, जो टाइटली पैक्ड है, और दूसरा वो एरिया जो यूक्रोमेटिन कहलाता है, वो टाइटली पैक्ड नहीं है। अब थोड़ा सा और समझना है। हेटेरोक्रोमेटिन is the highly condensed region of chromatin fiber which remains unexpressed। का मतलब क्या है? इसको इतना टाइटली बंद किया गया है कि इसके अंदर जो डीएनए है या जो जीन्स हैं वो कभी भी खुल नहीं सकते, और जब ये जीन नहीं खुलेंगे तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे। एक्सप्रेस ना करने का मतलब है जीन काम नहीं कर सकेगा। तो किसी भी क्रोमोसोम में कई ऐसे एरियाज़ हैं जो हेटेरोक्रोमेटिन की शक्ल में पाए जाते हैं, या हेटेरोक्रोमेटिन का एरिया वो है जिसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है किसी मखसूस सेल में, और ये हर सेल में एक जैसा नहीं होगा। एक सेल में जो हिस्सा हेटेरोक्रोमेटिन की शक्ल में है वो किसी और सेल में जाके यूक्रोमेटिन की शक्ल में हो सकता है, और जो किसी सेल में यूक्रोमेटिन में है किसी और सेल में वो हेटेरोक्रोमेटिन की शक्ल में हो सकता है। अब यूक्रोमेटिन क्या है? द पार्ट ऑफ क्रोमेटिन फाइबर विच रिमेन्स कंडेंस्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन बट लेटर ऑन unwinds and its genes can express themselves। तो ये अगर कहीं पैकिंग बज़ाहिर इस वक्त नज़र आ भी रही होती है तो ये बाद में खुल जाएगा। खुला हुआ ये डीएनए अपनी नकल आरएनए में तैयार करेगा और ये आरएनए जाके प्रोटीन बनवाएगा। इसी को एक्सप्रेशन कहते हैं, यानी ये इसका एक्सप्रेस होना ये है। तो ये हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का फ़र्क था। इसके बाद सुपर कॉइलिंग हुई। देखें, ये है डीएनए, ये फोल्ड इन होने के बाद क्रोमेटिन फाइबर है, और इसके बाद ये मज़ीद कॉइल हुई है। तो अब इस क्रोमेटिन फाइबर की थिकनेस बढ़ गई थी 30, ये 2 नैनोमीटर है, ये 10 नैनोमीटर है, और ये वाला 30 नैनोमीटर था। अब इसमें मज़ीद कॉइलिंग एंड फोल्डिंग हुई। मसलन ये इस तरह से है, फोल्डिंग हुई ना, ये तो और शॉर्ट और थिक हो गया। मैंने समझाने के लिए इनका बीच का ये फासला दिखाया, अदरवाइज़ कोई फासला नहीं होता। जब ये इस तरह की फर्दर फोल्डिंग, कॉइलिंग और स्पिनिंग के नतीजे में मज़ीद मोटा हो जाए और इसकी थिकनेस तकरीबन 300 नैनोमीटर हो जाती है, तब इसका नाम क्रोमेटिड रखा जाता है। क्रोमेटिड हो गया। और अब ये क्रोमेटिड्स जब आपस में मिलकर क्रोमोसोम बनाएंगे तब इसको इनकी थिकनेस, फाइनल थिकनेस जो होती है 700 नैनोमीटर है। तो ऐसी सूरत में तब आप इसको क्रोमोसोम कह सकते हो। यानी यूँ समझ लो, एक क्रोमेटिड जब वजूद में आई थी उसकी थिकनेस 700 नैनोमीटर हो गई थी, और ये डबल भी हो गई। तो अब डबल होने का मतलब है 1400 नैनोमीटर हो गए। अब ये क्रोमोसोम पूरा हो जाएगा। ये है वो पैकिंग जिसके थ्रू इतने बड़े मॉलिक्यूल को इतना छोटा कर दिया गया कि अब ये आराम से बहुत छोटे सेल के अंदर समा सकता है, और इसीलिए कोई परेशानी नहीं है सेल को इतना बड़े मॉलिक्यूल को रखने तक। इसके साथ ही ये जो छोटा सा टॉपिक था हमारा कंप्लीट हो जाता है। और थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।